कर हम आ गए हैं और आज जो हमारे साथ ऊर्जावान युवाओं की टोली है जो यहाँ मौजूद है, उससे हम युवाओं से सीधे तौर पर जुड़े एक और बेहद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय, एक तो अभी इस पर खूब डिबेट हुई कि यूक्रेन क्यों जाना पड़ता है, चीन क्यों जाना पड़ता है मेडिकल एजुकेशन के लिए, रशिया क्यों जाना पड़ता है। अब बताइए कि ये देश हमारे देश से भी कम कीमत पर आपको MBBS की डिग्री दे रहे हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल और तमाम खर्चों के बाद। उच्च शिक्षा मूल्यांकन परिषद की जो एक रिपोर्ट है जो अभी कुछ समय पहले आई है, वो कहती है कि देश के करीब करीब 70% विश्वविद्यालय और 80% से अधिक कॉलेजेस, उनकी जो शिक्षा की प्रणाली है या तो वो मीडियोकर है, यानी बहुत अच्छी गुणवत्ता की नहीं है, और या त्रुटिपूर्ण है, यानी फाल्टी है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत गलतियां हैं, खामियां हैं। और यही वजह है कि ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रही। और इसी के कॉन्ट्रारी जिस आर्टिकल में मैंने ये चीज़ें समझी, पढ़ी, वो ये कहता है कि फिनलैंड इस मामले में दुनिया में एक आदर्श देश है। और क्या ये एक संयोग है या शिक्षा का रोज़गार से सीधा जुड़ाव है कि जिसकी वजह से फिनलैंड दुनिया के खुश रहने वाले लोगों के देशों की सूची में नंबर 1 है। आज आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं बड़ी उम्मीद से, लेकिन आप पढ़ाने के बाद जब उसे नौकरी के लिए स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो आपको समझ आता है कि जो भी शिक्षा आपने अपने खून पसीने की कमाई से उसको दिलवाई है और उसने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन वो उसके लिए एक आदर्श करियर का रास्ता नहीं खोलती है, क्योंकि विश्वविद्यालय से निकलने के बाद भी वो परीक्षाओं की जंग में अपने को साबित करने के लिए फिर खड़ा होना पड़ता है उसे। सारी उम्र हम पढ़ पढ़ के 3 इडियट, मैं कड़वाहट की तरफ नहीं जाऊंगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो चलिए मुस्कुराते हुए कुछ उन चेहरों की तरफ चलते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार के भी किसी रास्ते को ढूंढने की बात करेंगे। मैं अपूर्वा चतुर्वेदी हूँ। अपूर्वा बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं और बड़ी साहसी बिटिया हैं, बहुत ताकत के साथ, कन्विक्शन के साथ ज़िंदगी को और चुनौतियों को फेस करती हैं। अरीबा एक बड़ी प्यारी बच्ची हैं। अभी तो मैं खुद फाइनल ईयर में हूँ मेरे इंजीनियरिंग के, तो ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो बिल्कुल ही नस दबा देगी वो चीज़। अरे हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे बहुत सच्चाई सुनूंगा अरीबा। शिवानी की तरफ मैं आता हूँ। शिवानी तिवारी भी एक बहुत ही काबिल और बहुत ही एनर्जेटिक यंगस्टर हैं। सर, सिंस हम लोग यंगस्टर्स हैं और हम लोग खुद ही उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। नाउ वी आर डन विद आवर एजुकेशन एंड हम अब एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज का जो एक टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मज़ा आएगा उसको डिस्कस करने में। ठीक है, और मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। सिद्धेश, आपकी तरफ आता हूँ। सर, मैं अभी मास्टर ऑफ सोशल वर्क में हूँ, समाज कार्य में स्नातकोत्तर कर रहा हूँ। और आज का विषय देखकर और सुनकर जो मन के अंदर चिंताएं हैं उसको सामने लाने की जद्दोजहद है, कोशिश है। चिंतन करिए, चिंता नहीं। जी हाँ, आदित्य। मेरा नाम आदित्य पाराशर है। हाल ही में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। फ़िलहाल मेरा बैचलर्स ऑफ एजुकेशन चल रहा है। मेरा नाम शिवम है। मैं वर्तमान में अपना MA इंटरनेशनल अफेयर्स डिप्लोमेसी लॉ एंड बिजनेस की पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने आखिरी वर्ष में हूँ। और यह जो विषय जुड़ा हुआ है तो यह सिर्फ मैं व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, मैं एक सामाजिक स्तर पर भी सोचना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में हम ही वह लोग हैं जो पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे यह स्थितियाँ सुधर सकती हैं। तो हमें विचारशील होना पड़ेगा कि आखिर जो वर्तमान में स्थिति है उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जो है तो वो तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है, तो उसको सुधारने का हम प्रयास करें। या तो आप प्राध्यापक बनेंगे या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, ये हम कह दिए, प्रिडिक्ट कर दिए हम, अभी देखेंगे आगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। अरीबा, माइक्रोफोन आपके हाथ में है तो मैं आप ही से शुरू करता हूं। आप फाइनल ईयर में हैं इंजीनियरिंग, किस तरह से आप इस रिपोर्ट को देखती हैं और किस तरह की चिंताओं से गुजरती हैं और कितनी सहमत और असहमत हैं आप? पहली बात तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगी जो इस आर्टिकल में लिखा था, क्योंकि जब मैं फाइनल ईयर में आई हूँ, फर्स्ट ईयर मैंने गुजारा, सेकंड ईयर गुजारा, थर्ड ईयर में जो हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि आप ये भी स्किल सीख लो, आप वो भी स्किल सीख लो, पर हमें कोई ये नहीं बताता कौन सी स्किल सीखो। एज सुन एज आई गॉट इन थर्ड ईयर, टीचर्स ने बोला कि ये लैंग्वेज सीख लो, वो लैंग्वेज सीख लो, बट जब कंपनी आती है तो कोई और लैंग्वेज पूछ के चली जाती है।
तो या तो हमारे यूथ में क्लैरिटी नहीं है, या तो जो हमें क्लैरिफिकेशन जो हमें सिखा रहा है उसको खुद नहीं पता कि हमें कौन सी स्किल्स लानी है। जैसे कि अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंडिया में ऑलमोस्ट 90% स्कूल्स में इंग्लिश सिखाया जाता है, पर अभी भी 12-14 साल इंग्लिश सीखने के बाद भी कॉलेज के 4th ईयर तक इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट रहता है, जबकि वो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक स्किल है। उसके बावजूद हमें क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि एक बेसिक स्किल भी हम डेवलप नहीं कर पाए। तो आई थिंक हमें अगर कोई भी स्किल्स डेवलप करना है तो हमें बिल्कुल शुरुआत से करनी होगी। 3rd ईयर में आके हमें क्यों बोला गया क्या एक बार में मटके का पूरा पानी पी सकते हैं? हमें धीरे धीरे करके शुरू करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर आप सकते। कितनी कॉन्फिडेंट हैं अरीबा कि ये एजुकेशन पूरा करने के बाद एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव, एक बहुत ही आकर्षक नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है? ये कॉन्फिडेंस है आपके मन में? जी बिल्कुल है, क्योंकि मेरे हाथ में अभी 3-4 ऑफ़र हैं, सो मैं उस चीज़ पर डिसरिगार्ड नहीं करूँगी। बट वो 3-4 ऑफ़र लाने के लिए मुझे कितना खुद को मेहनत करना पड़ा वो मुझे पता है। जो मेरे मैं ये चीज़ डिनाई नहीं करूँगी बिकॉज आई एम एन एलन सिटी, एंड लास्ट ईयर में एलन सिटी ने हमें बहुत सुविधाएं दी हैं बिकॉज उनको भी रियलाइज़ हुआ कि हमें अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हमें कोर्सेरा का सब्सक्रिप्शन दे दिया, उन्होंने हमें सिस्को का सब्सक्रिप्शन दे दिया ताकि बच्चे उससे पढ़े। सो दिस इज़ द इनिशिएटिव माई कॉलेज टुक वेरी वेल, एंड थैंक्स टू दैट उसके वजह से मैंने काफ़ी स्किल्स गेन की है। एंड जो चीज़ मुझे कॉलेज नहीं बता पाई, मैंने इंटरनेट का यूज़ किया और मैंने खुद को उसके काबिल बनाया। चलिए आदित्य, आप कुछ नर्वस थे, तो कोई बात नहीं, नर्वस होना ही चाहिए, क्योंकि नर्वसनेस ही कई बार रास्ता बनती है उससे मुक्ति का। अगर कोई पीड़ा आपके मन में है तो पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये है। ये जो एक तकलीफ़ है कि हमारे विश्वविद्यालय जनरेट तो कर रहे हैं ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, लेकिन जिस तरह की एक दक्षता, स्किल की ज़रूरत है वो नहीं है। कि एक जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से निकलने वाला व्यक्ति इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं होता कि वो देश के लीडिंग न्यूज़ चैनल में या लीडिंग न्यूज़पेपर में उसके लिए जॉब सुरक्षित है। जी जी, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इस चीज़ से। इसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की गलती तो हम देख रहे हैं, हम सभी मान रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि इसमें पूरा एक सिस्टम का भी, माफ़ करिएगा मैं उसको फेलियर बोल रहा हूँ, बट हम कह सकते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं किसी हम छोटे बच्चे से पूछते हैं कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो 50%, मेरा मानना है लगभग 50% लोगों के मुंह पे होता है मुझे बड़े होके या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, क्योंकि वो चीज़ उनके मन में डाल दी जाती है। पर हो सकता है उस चीज़ का उस बच्चे में हिडन टैलेंट किसी और स्किल को लेकर हो, बट आगे चल के इसमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई मदद नहीं करते इसमें हिडन टैलेंट को। आप सब सहमत हैं इनकी बात से कि हिडन टैलेंट सब में है ना? कि एक डॉक्टर जर्नलिस्ट हो सकता है, कवि हो सकता है, एक्टर हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन हमारा स्कूल कॉलेज नहीं पता करने देता ये। तो अब उन्हें क्योंकि ऐसा माइंडसेट बना दिया जाता है कि आप या तो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको आईएएस ऑफिसर ही बनना है, बट ऐसा है कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो करियर काउंसलिंग बच्चों के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ साथ आजकल जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता है कि बहुत सारी स्किल्स डेवलप की जा सकती है और उन स्किल्स के थ्रू बहुत सारी फील्ड्स में एम्प्लॉयमेंट लिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं शिवानी की तरफ आता हूँ। शिवानी, सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि अगर आपने एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जाना चाहते हैं, तो सीधे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के बाद कॉलेज आपको इतना स्किलफुल बनाए कि आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कॉलेज में या पीजी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद आप फिर दिल्ली का रुख करते हैं, चेन्नई का रुख करते हैं, एक कठिन ज़िंदगी में फिर चले जाते हैं तपस्वी की तरह, जहाँ बहुत मेहनत करनी है, उसके बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। मैं अभी वही CMIE की रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें वही लिखा था कि बच्चों के मार्क्स बढ़िया हैं, सब बढ़िया, रिज़ल्ट अच्छा है, माँ बाप बहुत प्रेस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए, हम लोग रिज़ल्ट पर फोकस कर रहे हैं। बट हमने कभी ये सोचा कि हम उनके कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें। तो जब वो रिज़ल्ट उनका अच्छा आ जाता है, बीइंग अ ग्रेजुएट, आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट, तो
हम तो ग्रेजुएशन की बात करें, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बाद भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनको करना क्या है, दे स्टिल हैवंट फिगर्ड इट आउट। तो जब बात आती है MNCs में जाने की, जब बात आती है GDs की, जब बात आती है हमें कौन से टॉपिक पे हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बतानी है, ग्रुप डिस्कशंस करने, तो हम पीछे रह जाते। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें स्किल्स नहीं है, हमें वो बोलना, हमें इंग्लिश स्पोकन जो बेसिक स्किल जो अभी बताया मेरी फ्रेंड ने, तो वो नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वी आर लैगिंग समवेयर इन मोस्ट ऑफ द स्किल्स। तो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो लैक करता है क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम बच्चों को, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेटर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो टीचर्स को मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको कहीं टैलेंट दिखता है कि बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, तो उनको वो चीज़ गाइड करनी चाहिए कि तुम इसमें अच्छा करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो। इससे एक सवाल मेरे मन में आया कि आप सब इत्तेफाक करते हैं कि टीचर भी खुद ऐसा ही होना चाहिए, शिवानी की तरह? मैं क्या पर्सनली एज डिफरेंस बहुत अधिक नहीं होना चाहिए? क्योंकि उससे शायद एक खुलापन आता है। बिल्कुल, आप कनेक्ट करते हो ना जब स्टूडेंट से, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है सर। दिस इज व्हाट आई चलिए, फेल्ट। सिद्धेश, हाँ बताइए, आप क्या सर, सोचते हैं? आपने जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया, फिनलैंड और भारत की जो तुलना है, तो उसमें मैंने अमूमन ये देखा कि अगर हम विदेशों की पढ़ाई की बात करें, तो विदेशों में कौशल पाना आसान है और डिग्री पाना मुश्किल है। क्योंकि डिग्री के लिए जिस तरह का कौशल लगता है, वो एक ख़ास तरीके की ग्रोइंग अपब्रिंगिंग से बच्चे शुरू से लेकर चलते हैं। बजाय इसके अगर हम भारत की तुलना करें, तो भारत में डिग्री पाना बहुत बड़ा आसान है, पर कौशल पाना और कौशल सीखना बड़ा कठिन बहुत है। अच्छी बात कही आपने। अब उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, तो मेरे पिताजी ने सन लगभग 1990 के आसपास बीकॉम माफ कीजिए, किया। आपको बीच में रोक रहा हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इब्राहिम अलका जी जैसे टीचर, डायरेक्टर, मैंने एक भी ख़राब एक्टर वहाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा कि मैं हेड्स ऑफ करता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को। जी, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था सर, कि जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पिताजी ने सन 1990 के आसपास बीकॉम किया। अब आज 32 साल 33 साल हो चुके हैं उस बात को, मगर जो उन्होंने पाठ्यक्रम किया था वही पाठ्यक्रम आज भी चल रहा है। अगर मैं कौशल की बात करूं, तो दुनिया फिज़िकल से पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है, तो बाहर की दुनिया बदल चुकी है। मैं वही बीकॉम पढ़ रहा हूं जो मेरे पिताजी ने पढ़ा था। मतलब एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि आखिर हम दुनिया को देखकर अपने सिलेबस फास्ट चेंजिंग क्यों नहीं? अब नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये चीज़ें हैं, हम उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें हों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बीकॉम के बाद वो कहाँ जाएगा, बीएससी के बाद कहाँ जाएगा, बीए के बाद कहाँ जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप ही ने बोला कि हमारी सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद मालूम पड़ता है कि हमें तैयारी करनी है। और सिविल सेवाओं की तैयारी में भी हम पढ़ाई किस चीज़ की करते हैं? 6वीं 7वीं से लेकर के 12वीं तक की NCERT की जो शिक्षा हमें 12वीं तक में ग्रहण कर लेनी चाहिए थी, अगर हमको उस फील्ड में जाना चाहिए था, वो वापस से हम फिर कोचिंग संस्थानों में जा करके, और कोचिंग संस्थानों में एक हमें बात समझनी होगी, उसी वर्ग के बच्चे पहुँच सकते हैं जिनके पास संसाधन है। जो संसाधन विहीन बच्चा, जिसके पास उतनी प्रतिभा तो है लेकिन उसको उस समय पर शायद 6वीं 7वीं में इतना भान नहीं था, उसको इस शिक्षा पद्धति ने सिखाया नहीं कि आप इस तरीके से पढ़ के IAS PCS या किसी भी सेवा के लिए जा सकते हैं, उसको बाद में संसाधन न होने के कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और दूसरी बात सर, हमारे देश में हम यह देखते हैं कि बहुत प्राचीन काल से हम यह बात मानते थे कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो धनोपार्जन नहीं है, वह स्किल्स को अर्जित करना है, पात्रता अर्जित करना है। वो श्लोक भी है, विद्या ददात विनयम, उससे फिर पात्रता, पात्रता से धन, धन से फिर धर्म, और वह अंत में सुख देता है। चाहे मसूरी की IAS एकेडमी से निकला एक नौजवान हो जो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गया है, बहुत शर्मीला था, दुबला पतला था, लेकिन जब उस एकेडमी से निकलता है तो वो बदल चुका होता है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये रिफॉर्म या ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते। जी अपूर्वा। बिल्कुल सर, और ये हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा कभी कभी खोजते खोजते खो जाता है और उसे अंत तक नहीं मिलता, जिसकी आप बात कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार लोग। बड़ा अच्छा जुमला लगा मुझे आपका, खोजते खोजते खो जाता। कवियत्री की भाषा झलक ही जाती है। मेरे को सर आपसे यही मतलब कहना है कि अगर बच्चा खुद नहीं खोज पाता, पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया, टीचर्स ने भी, यूनिवर्सिटीज़ ने, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फेलियर होता है। हम एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम IAS बने, हम IPS बने,
अगर हमारे अंदर कोई दूसरा हुनर है तो हम उसको लेके एक्चुअली रिस्पेक्टफुल भी नहीं होते हैं। सफलता के साथ आपको लोग सलाम करते हैं, लेकिन जब वो पॉलिश नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और अगर ये हमारे स्कूल से शुरू हो जाएगा तो ये इससे खूबसूरत कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा कि वहाँ पे बच्चा चमकना स्टार्ट कर देगा, फिर उसके बाद बस शाइन ही करना है सही बात है। उसे। अगर हमने अपूर्वा की कवियत्री को, कवि भाव को अगर हमने पकड़ लिया 5वीं कक्षा से, क्रांति घट गई। अपूर्वा कीट्स को पढ़ रही हैं, शैली को पढ़ रही हैं, बायरन को पढ़ रही हैं, कालिदास को पढ़ रही हैं, तमाम चीज़ें पढ़ रही हैं। इतना तो हम समझ गए अरीबा कि बहुत कुछ हम लैक कर रहे हैं। फिनलैंड की कहानी ये बताती है कि पूरी शिक्षा वहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक विद्यार्थी पर आने वाला खर्च सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए। ठीक है, वो डेवलप्ड कंट्री हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बढ़ रहे हैं डेवलप्ड होने की तरफ, लेकिन हमारे यहाँ निवेश हम कर रहे हैं शिक्षा में। शिक्षा संस्थान हमारे ऊपर जो कर रहे हैं, मैं उसके रेशियो पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारा निवेश अधिक है, खासतौर से उच्च शिक्षा में। जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने बोला था कि जो तालीम उनके वालिद ने ली थी 30 साल पहले, वही तालीम वो आज ले रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं है, उसी शिक्षा में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें बदलाव हमारे एजुकेशन में लाना शुरू करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर स्कूल से हम चीज़ें करना शुरू कर दें तो एक हर बच्चा चमकेगा। फॉर एग्जांपल अभी जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं कॉलेजेस के, सब कोई जानता है कि स्किल रिक्वायर्ड होती है। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, बीकॉम से हो, बीएससी से हो, बीए से हो, इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल से हो, आप जब इंटरव्यू में उसके जाके बैठोगे आपको उस फील्ड से रिलेटेड स्किल चाहिए होगी। बट जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, वो आपसे जब स्किल्स पूछते तो बोलते हैं आर यू अ लीडर, कैन यू प्रूव बीइंग अ लीडर, वेयर इज़ योर टीम प्लेयर स्किल, क्या आप में पब्लिक स्पीकिंग है, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। सो हमें कुछ लोगों को तो 4th ईयर में आके पता चलता है कि दीज ऑल्सो काउंट इन स्किल्स। ये स्किल्स हम कैसे जमा करें, ये स्किल हम कैसे डेवलप करें, क्या मैं कोर्सेरा पे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्च करूँगी और मुझे एक कोर्स मिल जाएगा हाथ में। सो ये चीज़ें जो एक इंसान को शेप कर रही होती है, जैसे कि अगर आज मेरे अंदर, मैं बोल सकती हूँ मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो मे बी वो इसलिए होगी, क्या पता मेरे घर में मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू किया, या फिर जिस स्कूल में मैं थी वहाँ पर मुझे उन्होंने एक पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिया, जो मैं खुद को अंदर एक क्वालिटी समझ के मैं आगे बढ़ती गई। तो अगर स्कूल्स में, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ रोट लर्निंग होती है। सबको पता है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन सोशल साइंस में आ जाते हैं। इसमें हमें ये सब्जेक्ट आना है और हम अगर उसको पढ़ के भी नहीं जाएंगे, हम रट के जाएंगे तो हमारा 100 नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो 10 साल से वही सिलेबस आ रहा है और अगले 10 साल भी वही आएगा। बट फिर हम ये स्किल कैसे बनाएंगे? आप एक टीम प्लेयर कैसे बना सकते हो बिना, जब तक आप बच्चों को एक ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में नहीं बैठाओगे, वो टीम प्लेयर कैसे बनेगा? वो चीज़ नहीं हो पाती। शिक्षा अभी भी हमारे यहाँ क्लास और मास को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ स्कूल्स हैं जो क्लास के स्कूल हैं, बाकी स्कूल मास के स्कूल हैं। आम आदमी के स्कूल अलग, विशिष्ट लोगों के स्कूल अलग। आम आदमी कोशिश कर रहा है कि वो क्लास में चला जाए, क्लास में जाके बच्चे को मनोविकार बना देता है, वो उसमें हीन भावना आ जाती है, क्योंकि वो अपना टिफ़िन देखता है, बगल वाले का टिफ़िन देखता है, बगल वाले के सपने देखता है, उसकी बर्थडे पार्टी देखता है कि जो एक बहुत बड़े होटल में है, और वो अपने घर की छोटी सी पार्टी को देखता है। इस डिस्पैरिटी को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनमें जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। जब तक हम उस आप गैप, क्लास वाले स्कूल में पढ़े या मास वाले स्कूल में पढ़े? मास वाले स्कूल में सर। मैं भी वहीं पढ़ा हूँ सर। बिल्कुल जी जी जी, धन्यवाद जी। नहीं कमाल अमाल सर, नहीं है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मास वाले नहीं, नहीं, स्कूल से चलिए, पढ़ने जी, के बाद जी, भी जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जो एजुकेशन का गैप है जो प्रोवाइड किया जा रहा है पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में, जब तक वो खत्म नहीं होगा, जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तभी होगा जब सरकार इसको टेक ओवर करेगी। सरकार इसको टेक ओवर करेगी, डेफिनेटली, नो डाउट। हाँ, तो जब वो चीज़ होगी, लोग पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन लेंगे, वहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो वहाँ मेरे ख्याल से वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे फाइनेंशियली बेटर है या मैं उससे इन्फीरियर हूँ। जब तक ये चीज़ रहेगी, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट तो नो डाउट होगी। यानी हमारे कई इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के एक एक्टर हैं गोविंद नामदेव, बहुत अच्छे एक्टर हैं। एनएसडी में गए तो अंग्रेज़ी ना आने की वजह से, अनुपम खेर उन्हीं के बैचमेट हैं, उन्होंने कहा मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया
लेकिन इब्राहिम अलका जी जैसे टीचर ने पकड़ा, जब वो छोड़कर होमगार्ड की नौकरी करने जा रहे थे दिल्ली में, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम तो गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमने तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। क्या ऐसे टीचर हैं जो सब बच्चों पर निगाह रखते हैं शिवानी, और क्या चेंजेस हमें चाहिए? डायरेक्टली बोलूँ, अगर मैं आदित्य का पॉइंट रिपीट करूँ तो डायरेक्टली मैं ये बोलूँगी कि जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो जिससे जो एक क्लास गैप होता है बच्चों के बीच में कि अरे मैं तो इस स्कूल से और वो स्कूल से, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ उसमें भी ऐसे ही केस था जिसमें उनके माँ बाप ने बच्चों को इसलिए निकाला था क्योंकि जो पहले स्कूल में वो बच्चा था वहाँ पर उसको बोलते थे कि तू आईफोन ला, तेरे पास आईफोन नहीं है, तेरे पास ये गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी है, तो उनके माँ बाप ने उनको वहाँ से निकाल कर दूसरे स्कूल में डाल दिया, बिकॉज जो स्टूडेंट्स थे दे यूज्ड टू मेक हिम इन्फीरियर अबाउट हिज क्लास ऑफ बीइंग मिडिल क्लास स्टूडेंट। तो एक वो चीज़, दूसरी बात एक टर्म होता है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, जिसमें योर गवर्नमेंट डजेंट हैव दैट टेक्नोलॉजिकल और वो इक्विपमेंट भी नहीं है, और अगर है तो वो कम तादाद में है, और अगर है भी और कहीं लगी भी है तो आपको उसको ऑपरेट करना नहीं आता, अगर आपको करना आता है तो आप करना चाहते नहीं हैं। तो दैट इज़ द टर्म फॉर ऑल दीज चेन, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। तो वो उस चीज़ की कमी है। तो जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पब्लिक सेक्टर में, हमारे एजुकेशन की क्वालिटी हम अच्छी नहीं करेंगे, जब तक हमारे एजुकेशन का प्रैक्टिकल हम बढ़ाएंगे नहीं, तब और तक। ये बड़ी आयरनी है शिवानी, और आप सबको मैं बताऊं कि एक बार मैं अपने एक ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रहा था जिनकी उम्र 90 साल है। उन्होंने नागपुर के एक सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने मुझे बताया कि उन दिनों, यानी इंडिपेंडेंस एरा के पहले और उसके कुछ सालों बाद तक, यानी 47 से लेकर 52-53 तक, 52-53 तक, उनका कहना था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सिफारिश लगती थी एडमिशन के लिए, क्योंकि टीचर्स और स्टाफ इतना अच्छा होता था, क्योंकि सो कॉल्ड अंग्रेज़ का बच्चा जो था, जो साहब बहादुर कहलाते थे, उनका बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। क्या हम वो दौर अब नहीं लौटा सकते, उस दौर में कि गवर्नमेंट स्कूल ही सबसे अच्छे स्कूल माने जाएं, सबसे बेहतर हो? जी, आज की वस्तुस्थिति में अगर हम फिनलैंड का एग्जाम्पल लें, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो अगर उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में आज इस समय ये स्थिति है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अमूमन 2 ही श्रेणी से आते हैं। पहली, जिनका कहीं और दाखिला नहीं हुआ है, और दूसरी जो आर्थिक रूप से जिनके परिवार सक्षम नहीं है। अब ये हमें देखने की बात है कि 70 सालों में हमने सरकारी स्कूल को और सरकार के प्राथमिक संस्थानों को इस मजबूरी का चिन्ह बना दिया है, और 70 सालों में भी हम उन्हें एक शैक्षणिक उत्कृष्टता का मानक नहीं बना पाए हैं। तो इसके ऊपर विचार करने की बात। जी शिवम। सर, इसके लिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो एक सुझाव है, मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य में राज्य की जो जिम्मेदारी होती है, दवाई और पढ़ाई, यह 2 मूलभूत चीज़ें हैं जिनको राज्य को सदैव अपने हाथों में लेकर के हर उस व्यक्ति को देना चाहिए जो इसके लिए मतलब पात्र है। पढ़े हैं या अपने मन से बनाए हैं दवाई और पढ़ाई? नहीं सर, अपने मन से। कमाल और है सर दूसरी चीज़ यह है कि मेरा मानना है कि हम आज भी अपने देश में सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो देखते हैं, हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी सरकारी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वह भी सरकारी है, ऐसे तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने IITs की हम बात कर लें, वहाँ पे उन्होंने उन मानकों को स्थापित कर रखा है जहाँ पे से अपेक्षाकृत बाकी जो देश के सरकारी संस्थान हैं उनके या फिर प्राइवेट संस्थान भी है, उनकी अपेक्षा वहाँ के बच्चों में ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है। तो सर अगर हम यह चीज़ देखें कि हमें शिक्षा की मात्र गुणवत्ता पर अगर हम ध्यान दें, और फिर दूसरी चीज़ यह भी है सर कि जो एक पूरा पैटर्न हम पहले पुराने ज़माने में अपने घरों में हम देखते थे, तब जातिवाद होता था, वो अपने आप में कुप्रथा थी, लेकिन उसके बावजूद हर बच्चे को कुछ ना कुछ स्किल सेट सिखाया जाता था जो वह अनुवांशिक रूप से अपने पूर्वजों से ले आता था। फिर चाहे वह मिट्टी के बर्तन बनाने की कला हो, या फिर किसी प्रकार से घर तैयार करने की कला हो, या कोई और कार्य हो। तो आज हम अपने बच्चों को वह चीज़ें अगर घर के स्तर पर थोड़ा बहुत भी कुछ सिखाएं तो उनके भीतर शायद उस फील्ड में उनका ध्यान चला जाए ज़्यादा, और उसमें वह कुछ बेहतर कर जाए। अगर हम कृषि के बारे में ही अपने घर पर बच्चों को अच्छे से बता दें तो शायद वह बड़े कृषि वैज्ञानिक भविष्य में बन जाए, उसके बारे में उनकी सोच में और ज़्यादा विस्तार हो जाए। पढ़ाई का पैटर्न भी तो बदले। मैं जब सुनता हूँ कि UK या US जो बच्चे जाते हैं वो पढ़ाई के बीच में नौकरी भी कर लेते हैं। भारत में मैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखता हूँ कि इंजीनियरिंग का, मेडिकल का कोई स्टूडेंट इतना समय निकाल लेता है कि वो किसी रेस्तरां में जाकर वहाँ थोड़ी देर काम कर रहा है। या तो ये स्टेटस सिंबल है।
सर क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट, बट मेरा ये मानना है कोई भी स्किल सीखने के लिए सिर्फ उस चीज़ को पढ़ना काफ़ी नहीं होता। जब अगर हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बेटर हम उस चीज़ को तब सीखते हैं जब हम उस चीज़ को देखते हैं। पर हमारे यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हर चीज़ में हम देखते हैं कि हम थ्योरी में चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, बजाय उसके अगर हम उसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करें, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी उस चीज़ को प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करें, इवैल्यूएशन प्रैक्टिकल के बेसिस पे ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल से स्किल डेवलपमेंट एक एफिशिएंट वे में हो सकता है। एक इंग्लिश की कहावत है जो बहुत सारी जगह चल रही होती है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। वो चीज़ हम फॉलो करना चाहते हैं, बट हमारे देश में वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो हम ना जैक ऑफ ऑल रहते हैं और ना हम मास्टर ऑफ वन रहते हैं। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन नहीं करने से, अचीव करने से, अगर हम ये भी करें जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन भी लोग क्यों करते हैं फिर। सो एटलीस्ट ट्राई टू बी एटलीस्ट जैक ऑफ ऑल। अगर आपको एक स्किल क्या पता बाद में, जैसे कि आपने ही बोला था कि कुछ साल तक आप खुद बीएससी कर रहे थे एंड देन आप कवि बन गए, क्या पता अगर हम उसी जगह अपने हमारे स्कूल्स के बच्चों को अगर हम हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे, क्या पता जब वो 12th कंप्लीट करें तो उनको सिर्फ ये ना दिखे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल ही एक रास्ता होता है, क्या पता उनको बीच का एक रास्ता दिख के उनको वायरोलॉजिस्ट बनना पड़े, जो आजकल इतना वायरस चल रहा है, क्या पता उनको वायरस में रिसर्च करना पड़े। सही बात है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। लेट्स बी जैक ऑफ ऑल आई थिंक। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और तो ये हमारे उन कर्णधारों के लिए जो देश की कमान संभालते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनाव जीतते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन शिक्षा, जो हमारे मित्र ने बहुत सुंदर बात की कि दवाई और पढ़ाई, ये दो चीज़ें संभाल लीजिए सर, सब कुछ संभल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेके आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।